अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रुकने का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। अब लग रहा है कि वो युद्ध रुक जाएगा और 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में शांति समझौता हस्ताक्षर हो जाएगा। हालांकि इजराइल अभी भी युद्ध के मूड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका ये कहना है कि वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन दुनिया भर में अब एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। क्या इसका असर होगा इकोनॉमी पर, और क्या जो बड़ा संकट था वो धीरे धीरे टलेगा? बात करते हैं वित्तीय विशेषज्ञ और केडिया एडवाइजरी के संस्थापक अजय केडिया जी से। अजय सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अजय सर, ये खबर जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे पिछले काफी दिनों से, अब लग रहा है कि युद्ध रुक जाएगा और उसका असर बड़ा पॉजिटिव भी दिखाई दिया बाजार में आज सुबह से। बिल्कुल, देखिए अभी भी बोलना विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि 3.5 महीने हो चुके हैं। उसमें कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर हो गई है, हमारी बात हो गई है, बट रिजल्ट हम देखते हैं। अभी 19 तारीख का सबको बेसब्री से इंतजार है कि एक्चुअल में होगा क्या। बट लग रहा है इस बार, क्योंकि देखो दुबई प्रॉपर्टी मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया। जो विक्स विक्स 21 का था, वो विक्स अब गिरना स्टार्ट हो चुका है। कच्चे तेल अब 90 के नीचे आ चुका है। इनफैक्ट WTI तो 80 के नीचे चले गया और ब्रेंट भी 83। तो लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे पे ये ऐलान, मतलब हम बोल सकते हैं तो एक तरह का गिफ्ट ही रहा है। तो यस, जो वॉर प्रीमियम था सोने चांदी में, वो एक्चुअली खत्म होता है तो सोना गिरना चाहिए था। बट हमने देखा अदर असेट क्लास में दबाव की वजह से अब तक गिरावट चल रही थी, और अब मार्केट अपने आप को उभरता हुआ देख रहा है। तो टाइमिंग यस। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ, 17 तारीख को, 19 तारीख को तो ये बैठक है ही, बट 17 को फेड की बैठक है। अब यहाँ पे कच्चा तेल जिस ढंग से टूटा है, तो नए फेड चेयरमैन जो है केविन बॉस, उनका क्या रवैया रहेगा आगे इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर, ये हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर, गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो पीछे 2-3 दिन बड़ी उसमें गिरावट देखी गई। और ये कहा जा रहा था कि सोना क्या 3,500 के लेवल तक जा सकता है, इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब से ये युद्ध रुकने की खबर आई, सोने और चांदी में भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। हाँ बिल्कुल विकास जी, हमने जैसे पहले एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि अगर लड़ाई कंटिन्यू रहती है तो दबाव रहेगा, और दबाव देखा भी गया था। बट सीज फायर की न्यूज के बाद मार्केट में स्ट्रांग रिकवरी आई है, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी 100 के नीचे है। हाँ। विक्स में कमी आई है। तो ये सारे कारण रहे हैं। बट एक चीज आप याद ध्यान रखिए, 2008 2022 ऐसे साल रहे हैं जब भी ऐसी विश्वव्यापी कोई भी चीज आती है तो इनिशियली सोने चांदी में गिरावट आती है, क्योंकि सारे एसेट क्लास में गिरावट है, तो इसमें आदमी मुनाफा बुक करने की कोशिश करता है। बट 4-6 महीने के बाद जब ये मुनाफा वसूली हो जाती है सोने चांदी में, इसके बाद एक लंबी बड़ी नई तेजी बनती है। हमने 2008 से 2011 के बीच में $650 वाला गोल्ड, $650 वाला गोल्ड $1,900 पहुंचते हुए देखते हैं। 2022 में $1,600 वाला गोल्ड 5600 का लेवल ये साल जनवरी में देखते हैं। तो मेरा मानना है कि यस, अभी भी बोलना बहुत डिफिकल्ट है इमीडिएटली युद्ध खत्म हो चुका है क्या। बट फिर भी आप मान के चलिए, महीना 2 महीना हो सकता है प्राइजेस रिकवर भी करे, साइडवे भी रहे। लेकिन लंबी तेजी के लिए सोना और चांदी दोनों ही इस बार तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर से तेजी स्टार्ट होगी और नए हाइस की तरफ फिर से दौड़ लगाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, यानी कि जो पिछला हाई जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया था, उस हाई को पार करते हुए दिखाई दे सकता है। ये इसी साल का बिल्कुल। अनुमान सर लग रहा है, या उससे आगे नहीं का समय लग सकता है? नहीं नहीं, ये साल हमने 5600 का हाई देखा, हम्म। फिर भाव में गिरावट आई, फिर हम्म। 5400 का हाई देखा हमने हाँ। 1 मार्च को, जब ये हाँ। लड़ाई स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट हुई तो थी। मेरा मानना है, देखिए 5600 का या 6000 या 6500 या $8,000, हम्म। इसको आने में कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। बट हम्म। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी लड़ाई सिचुएशन बनती, हमने 2008 में भी देखा था हाँ। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। हाँ। तब फरवरी के अंदर कच्चा तेल $150 टच करता है और 6 महीने तक सोने चांदी में जबरदस्त गिरावट आती है। हम्म। लेकिन इस गिरावट के बाद जो तेजी बनी, वो लंबी तेजी बनी। हम्म। 2022 में भी यही रिपीट हुआ। इवन हाँ। कोविड का दिन अगर आपको ध्यान हो तो 21 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सोना चांदी बढ़ा नहीं था। हम्म। पहले सोने चांदी में भारी गिरावट आई, और वो गिरावट के बाद फिर तेजी आई।
तो हमने ज्यादा करके देखा है कभी भी ऐसे इवेंट होते हैं तो पहले गिरावट आती है, फिर लंबी तेजी आती है, बट गोल्ड में ये लंबी तेजी 2-3 साल तो मिनिमम चलती है। तो इस बार मुझे लगता है अक्टूबर तक थोड़ी बहुत गिरावट, साइडवे, पॉजिटिव, ये सब रहेगा। लेकिन अक्टूबर 2026 से जो रैली स्टार्ट होगी, वो मुझे लगता है अगले 2, ढाई, 3 साल के अंदर अंदर सोना, मेरा मानना है कि जो $6,000 है वो भी अचीव कर जाएगा अगले साल के अंदर। 8,000 तक के भी लेवल दिखा दे, क्योंकि डी डॉलराइजेशन मतलब रशिया, ईरान, ये जितनी भी कंट्रीज है वो डॉलर से दूर जा रही है। और इसका डेटा भी दिखता है कि जितनी भी इकोनॉमी अपने रिजर्व में पहले डॉलर रखती थी, अब डॉलर को कम करके सोना रखना स्टार्ट कर दिया। अब चाइना देखो ना कितनी बाइंग कर रहा है। तो मुझे लगता है ये डी डॉलराइजेशन का टर्म है, ये अब साबित होता हुआ दिखेगा, जहां पे हम देखेंगे सभी सेंट्रल बैंक गोल्ड के पीछे वापस भागेंगे। लेकिन अभी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है ना, इसके लिए थोड़ा रुक सकता है 6-8 महीना, 4-6 महीना, जैसे रशिया ने कुछ गोल्ड बेचा है उसकी वजह से। लेकिन कच्चा तेल ही नीचे आ जाएगा ना, फिर ये रैली नहीं स्टार्ट करेगा। सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा अजय जी, कि सरकार ने तमाम बैंकों से डिटेल मांगी थी कि आपने कितना सोने पर मेटल लोन दिया हुआ है, कितना सोने पर गोल्ड लोन लिया हुआ है। इन सब के पीछे क्या समझ में आता है सर, कि क्या सरकार गोल्ड पर भी चांदी की तरह कुछ रैशनिंग करने का विचार कर रही है, या कुछ सरकार के दिमाग में, जहन में चल रहा होगा गोल्ड को लेकर भी? चल तो रहा है, बिकॉज तभी मोदी जी आकर ये बोलते हैं कि सोना मत लो। हम्म। सो मेरा मानना है कि एक चीज आप समझो, इंडिया जो इम्पोर्ट आज इंडिया या करेंसी या इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी की बात है। पिछले जो 3-3.5 महीने गए ना, वो बहुत ही खराब थे। हम्म। आज कच्चा तेल हमने $60 से $120, या $60 से अभी चलो $80 देख लिया। तो आप इसको $30 की तेजी मत देखो, इसमें आप देखो आपका एनर्जी कॉस्ट 30-40% बढ़ गया है, आपका ऑटोमोबाइल, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट ये बढ़ गया। ये कोई भी इकोनॉमी को खत्म करने के लिए काफी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आज इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, कच्चा तेल, बट वो करना पड़ेगा, बिना उसके तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। सेमीकंडक्टर वो भी करना पड़ेगा, एडिबल ऑयल खाने के लिए भी करना पड़ेगा। तो आप सोने का जो इंपोर्ट है उसको उपयोगी नहीं है, वो नॉन यील्डिंग है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप सोने को मत, अगर इमरजेंसी नहीं है तो मत लीजिए आप कम से कम। हाँ, अब इंडिया में क्या हुआ है, पहले इंडिया सोना बाय नहीं करता था, हम लोग सोने को कंज्यूम करते थे। हाँ। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया, अरे यार इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो सोना ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोना लेना है तो उसके लिए हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट की, हम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल जोन में पहुंच चुके हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है आप बेटर है, अगर आपको निवेश के लिए सोना लेना, देखो घर में शादी है आप लीजिए, इमरजेंसी लेना ही है अपने को। लेकिन अगर आप निवेश के लिए ले रहे हैं तो आप ईटीएफ ले लीजिए, या गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए जो गवर्नमेंट का अभी भी सेकेंडरी मार्केट में मिल रहा है, ताकि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट्स थोड़ा सा विराम लग जाए। क्योंकि आज मोटा मोटी 850-800 टन का इंपोर्ट करते हैं और नॉन यील्डिंग है। इसकी वजह से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ टाइटनिंग की। पहली टाइटनिंग में हमने देखा कि ड्यूटी बढ़ा दी गई, 9% एक्स्ट्रा बढ़कर 15% हो गई, ताकि अगर आपके घर में जरूरत है तो ही आप बाय करोगे, इन्वेस्टमेंट के लिए इतने हाई कॉस्ट पे तो आप बाय नहीं करोगे। चांदी पे तो इंपोर्ट बैन कर दिए थे। अब सोने पे हो सकता है कि अगर इसी तरीके से अगर हमारा गोल्ड प्रेम कंटिन्यू चलता रहा तो गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। हाँ, अब गोल्ड गोल्ड के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज और चालू की है, वो बताया जा रहा है कि आपकी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, अगर आपके पास सोना पड़ा है तो आप उसको मोनेटाइज करके आप गोल्ड दे सकते हो। उससे क्या होगा, हमारा जो वर्किंग कैपिटल के लिए गोल्ड की रिक्वायरमेंट पूर्ति होगी, ऐसा सुनने में भी आ रहा है। कुछ एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया है हाँ, कि बिल्कुल। मंदिरों में जो सोना पड़ा हुआ है, अगर उसको वर्किंग कैपिटल के तौर पे हमारे ज्वेलर्स भाइयों को दे दिया जाए तो हमारा इंपोर्ट, आज मंदिरों में 3.5-4 हजार टन सोना पड़ा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ ये सोना अगर वर्किंग कैपिटल में आ जाता है तो आप मान के चलिए 3 से 4 साल हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सोना। इसका असर इंटरनेशनल भाव पे भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना ऐसी बड़ी दिग्गज इकोनॉमी है जो सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट नहीं, सोना कंज्यूम करती है। तो उस पर भी असर पड़ेगा। तो यस, गवर्नमेंट ने जो एक्शंस ले रही है वो इसी तहत है, ताकि अकाउंटेबिलिटी बने और अन्य से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। लगता है सर कि, क्योंकि आपने जो बात की वो एकदम सही भी है, वो डाटा और फैक्ट्स भी बताते हैं कि कंजम्पशन से ज्यादा निवेश ज्यादा हो रहा है। तो क्या लगता है सर, गोल्ड को लेकर के जो निवेश की लोगों की प्रवृत्ति है, और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है, उसको उसको थोड़ा कमजोर किया जा सकेगा?
क्या वो लोगों की सोच को बदला जा सकता है? क्योंकि उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा सर इतना आसानी से। देखिए विकास जी, आज हम डिजिटल युग में है। हाँ। आज से 10 15 20 साल पहले अगर अपन कोई 2 टायर 3 टायर सिटी में जाते थे हाँ। तो उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। उनको ये पता है बैंक में एफडी कर लो या पोस्ट ऑफिस में कर हाँ। लो या सोना, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन आज हम डिजिटल युग में आ चुके हैं और थैंक्स टू कोविड एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे आज आप और मैं जुड़ रहे हैं और आपके चैनल को लाखों लोग देखते हैं, तो उनसे एक जानकारी पता चलती है। तो मैं यही बोलता हूँ कि सोने को पहले हम लोग खाली कंज्यूम के लिए देखते थे, अरे सोना हाँ। लेना है कब लेना है, अक्षय तृतीया धनतेरस शादी ब्याह में लेना है। लेकिन ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको ये समझ में आ गया कि अरे सोना, जब इक्विटी मार्केट टूटेगा तब हाँ। सोना बढ़ेगा। हाँ। तो जिनको इक्विटी में डर है वो हम्म। सोना बाय करेगा। तो हम्म। अल्टीमेटली हो गया क्या है कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग रैपिडली बढ़ी है, जिसके चलते लोगों ने सोने में अपना असेट क्रिएट करने की कोशिश की है। पहले हम लोग बोलते थे एज ए पोर्टफोलियो, जो लोग देखते थे वो बोलते सोना यार पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन आज आप देखो 18 से 20% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देख लो, मल्टी एसेट आ चुका है जिसमें 18 से 20% का एलोकेशन होने लग गए हैं। तो मेरा मानना है कि ये बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिजिटलाइजेशन, लोगों को अब ये होड़ लग गई है कि कल को अगर इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया तो मेरे को मेरे पोर्टफोलियो को बचाने वाला काम तो सोना ही करेगा। इसलिए सोने की फाइनेंशियल डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है अब। हम्म। बिल्कुल ठीक सर। शेयर बाजार में भी आज जब ये खबर आई थी कि युद्ध रुक सकता है, रात को खबर आई और डील साइन होगी, उसके बाद शेयर बाजार में भी थोड़ी रौनक लौटी है। क्या लगता है सर कि अब थोड़ा गुलजार होने का समय आ गया है, या शेयर मार्केट में अभी भी दिक्कतें हैं? क्योंकि 2 ढाई साल से निवेशक बड़ा इंतजार कर रहे हैं, और लोगों का ये भी कहना है सर कि हम लोग अपना एकदम लोएस्ट स्तर पर हैं, तो अब इससे नीचे या इससे खराब स्तर पर तो नहीं जाएंगे। तो क्या अब रिकवरी का टाइम शुरू हो गया है? देखिए, मैं भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बुलिश हूँ। आप ये देखिए, इतनी सब विपदा आने के बाद भी चाहे फिट्स है चाहे एस&पी है, जिसके भी रेटिंग्स आई है, सबने एक ही चीज कही है कि इंडिया की जीडीपी 6% के ऊपर ग्रो करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है हम अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड में जा रहे हैं। आज पहले आप वड़ा पाव या कोई भी समोसा या चाय लेते थे, आप कैश देते थे और ले लेते थे। आज गली गली में हम देख रहे हैं पेटीएम हो गया या बाकी डिजिटल माध्यम हो गया, इससे अकाउंटेबिलिटी आने लग गई है। तो इंडियन इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन समय अच्छा नहीं है। देखिए, पिछले साल ट्रेड टेंशन था जिसकी वजह से इकोनॉमी मार खा गई। उससे पहले भी हमने देखा नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, और अब लड़ाई के चलते कच्चे तेल बढ़ गया, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है, देखिए लॉन्ग टर्म अपनी जगह पे सही है, बट मेरा मानना है कि अगला महीना 2 महीना अभी भी इक्विटी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? ट्रेड टेंशंस खत्म नहीं हुए, अभी भी हम एलिवेटेड लेवल्स पे टैरिफ लगा रखा है। अब G7 में मोदी जी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं या यूएस टीम से मिलते हैं, वहां पे क्या निकल कर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप एक चीज ये समझिए कि बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आज सुपर एलिनो की बातें हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखिए, 3 4 सालों से हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफी अच्छे थे, बिल्कुल। जिसकी वजह से हमारे फूड इन्फ्लेशन आज भी बहुत ही नेग्लिजिबल थे एज कम्पेयर टू यूरोप एंड यूएस। तो अब यहाँ पे हिट लगता हुआ दिखाई देगा। एफआईज का फ्लो इंडिया में नहीं आ रहा है। हाँ, गवर्नमेंट अभी काम तो कर रही है टैक्सेशन को लेकर, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रांग मैसेज अभी तक आया नहीं है। जीएसटी के अंदर कटौती गवर्नमेंट ने पिछले साल ही कर दी थी। अब रेट हाइक अगर होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंसर्न होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, लॉन्ग टर्म इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, बट अगले 2 महीने के लिए मुझे लगता है थोड़ा तकलीफदायक है, क्योंकि जब तक एफआईज नहीं आती है, साथ में बारिश का कंसर्न है, साथ में आज रुपया देखो रिकॉर्ड लो पे पड़ा हुआ है। तो इनकेस अगर समझो ये युद्ध रुक भी गया तो डोंट एक्सपेक्ट कि रुपया हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कच्चा तेल $80 पे है। तो $60 पे जो हमें रशिया से कच्चा तेल या ईरान से मिल रहा था, 60 या उसके नीचे का, ठीक है, आज रिलेशन हमारे अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वो 56 या 55 डॉलर पे दे हाँ देंगे। बिल्कुल। आज भी अगर हम $80 पे लेंगे तो हमारा एनर्जी का कॉस्ट कितना बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अगला 1.5 2 महीना 3 महीना इंडियन इकोनॉमी के लिए भी कोई खास अच्छा नहीं है। बट हाँ, Q4 में हम कंजम्पशन बढ़ते हुए देखेंगे, कच्चे तेल को और ड्रॉप होते हुए देखेंगे करीबन 70 75 डॉलर के नीचे, तब जाके इसमें कंजम्पशन बढ़ेगा। यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेट हाइक हुआ तो आम आदमी अपनी ईएमआई के पीछे भागेगा या कंजम्पशन के पीछे भागेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कंसर्न है कि अगले महीना 2 महीना प्राइजेस में थोड़ा सा दबाव दिखता है इक्विटी में। लॉन्ग टर्म अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कीजिए,
छोटा छोटा करके बाय कीजिए, अच्छी कंपनियों में बाय कीजिए, साल 2 साल का व्यू लीजिए, रिटर्न जरूर बनेगा। बट पोर्टफोलियो में 20% सोना चांदी जरूर रखना, ताकि क्या है, इक्विटी नहीं चला तो सोना चांदी चल जाएगा। बिल्कुल। सर, जो आपने फेड की मीटिंग की भी बात की थी 17 की, निश्चित तौर पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्या लगता है सर वर्तमान स्थितियों में, क्योंकि अब इस तरीके के भी कुछ लोग कयास लगाने लगे हैं कि शायद रेट बढ़ा दिए जाएं, कुछ ऐसा लगता है सर? अगर ऐसा हुआ तो उसका भी असर सोने चांदी पर दिखाई देगा? क्या चेंज करेंगे सर रेट्स में? 2 साल पहले हम रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी, हाँ। इन्फ्लेशन 2% का टारगेट करके चल रहे थे, इसके चलते हमने इतनी बड़ी तेजी सोने में देखी। बट अब पहला आप समझिए, रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। इनफैक्ट रेट हाइक की पॉसिबिलिटी हाँ। पिछले हफ्ते 70% थी, और अब 58 से 60% है। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल नीचे आया है, इसलिए 58 से 60 है। बट फिर भी मुझे लगता है हम रेट हाइक की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी नहीं बढ़ेगा। आज 17 तारीख की मीटिंग में तो कोई चेंजेस नहीं है, बट नवंबर दिसंबर में पॉसिबिलिटी है कि हम 0.25 का रेट हाइक देख ले। क्यों देख ले? यूरोप, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, इनफैक्ट बैंक ऑफ जापान की भी बैठक यही हफ्ते में है, यहाँ पे रेट हाइक स्टार्ट हो चुका है। जब एक इकोनॉमी रेट हाइक करती है तो बैलेंस आउट मार्केट के अंदर प्रेशर क्रिएट कर देता है, और वहां पे उनको रेट हाइक करनी ही पड़ती है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट रेट कट की पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिखाई दे रही है फेड के द्वारा। हमें दिखता है कि रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, वो भी नवंबर दिसंबर में। और जब भी रेट हाइक होता है तो गोल्ड एज ऑफ नाउ उतना लुक्रेटिव नहीं रहता। इसके लिए मैं बड़ी तेजी गोल्ड में टाइमिंग नहीं देख पा रहा हूँ। बट ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा तो सोने को लंबी तेजी मिलेगी, बट टाइमिंग थोड़ी सी गिरावट जरूर है। बट रेट हाइक मुझे लगता है कि पॉसिबल ज्यादा है रेट कट के मुकाबले। सर, एक अंतिम सवाल और पूछूंगा कि भारत में जो इस समय इन्फ्लेशन और महंगाई है, सर लोगों का कहना है कि जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उससे कहीं ज्यादा महंगाई जो है वो हमारे आपके घरों तक पहुंच गई है, और वो सही सही अनुमान नहीं लगा पा रही। तो महंगाई एक बड़ी चिंता की बात इस समय। बिल्कुल, महंगाई बहुत चिंता की बात है। देखिए, अब ये नंबर्स के कुछ फॉर्मुलेशंस होते हैं, वो चीज तो देखो जो इकोनॉमिस्ट है वो ज्यादा अच्छा बता पाएगा। बट हाँ, हमने देखा जैसे गैस के भाव महंगे हुए तो गवर्नमेंट ने रिटेल के लिए बहुत स्लो एंड स्टडी पेस पे बढ़ाया है, लेकिन इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इससे होता है क्या है, जब रिटेल इन्फ्लेशन दिखते हैं तो वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखती नहीं है, लेकिन जो कॉर्पोरेट्स है, एसएमईज है, जिनको कॉस्ट जो बढ़ रही है, आज मैंने कुछ लोगों से सुना जो एनर्जी कॉस्ट उनके लिए 20-20 25-25% बढ़ चुकी है, लेकिन रिटेल में नहीं बढ़ी। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री वालों का रोना है। लेकिन अभी भी रिटेल में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल, आज आप सिंपल कैलकुलेशन लगाइए, कच्चा तेल कम से कम डबल हो जाता है, $60 वाला 120 टच कर जाता है। ठीक है, वापस नीचे आ गया, बात अलग है, बट फिर भी आप 30-35% तो कहीं पे भी नहीं गया। क्या आपका पेट्रोल 30% बढ़ा? क्या नहीं, गवर्नमेंट ने काफी चीज एब्जॉर्ब भी की है। 3 रुपया करके 2 बार हमने हाइक होते हुए देखा है। बट अल्टीमेटली देखिए, दूध महंगा हुआ, आपका 2 रुपए से दूध बढ़ गया, पेट्रोल अभी 6 रुपया बढ़ चुका है। तो धीरे धीरे यस, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट अभी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती थी उतना करा है, अब धीरे धीरे पास ऑन होना चालू होगा। अब वो कितना पास ऑन होगा, कितना इम्पैक्ट करेगा, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो यस, थोड़ा सा डिस्पैरिटी दिखाई देगी फॉर्मुलेशन की वजह से, बट इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है टाइम पे। सर, अल्नीनो का जो आपने जिक्र किया था, और इस बार मानसून भी बहुत कहा जा रहा है कि थोड़ा हल्का रहेगा, तो जो ग्रामीण इकोनॉमी का असर पड़ रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है, उसका कितना बड़ा असर देश को झेलना पड़ सकता है? देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडिया का, बिल्कुल। और सबसे बड़ा कंजम्पशन रूरल इंडिया से ही आता है। हम्म। अब रूरल इंडिया में क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे तो ईएमआई का भूत हमारे पीछे रहता है कि कुछ कमाओगे ईएमआई दो फिर काम करो, लेकिन रूरल इंडिया में ईएमआई नहीं होती। उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बहुत स्ट्रांग होती है। अब मौसम अच्छा है, फूड ग्रेन्स आउटपुट अच्छा है, तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, और ये इकोनॉमी को बूस्ट भी देती है। बट अगर बारिश कमजोर पड़ती है तो रूरल इंडिया की डिमांड और अर्बन एरिया की डिमांड दोनों में इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इसी के चलते मैं जो बोल रहा हूँ, 2-3 महीना मार्केट थोड़ा स्टेगनेंट और वीकनेस दिख रहा है। बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम देखेंगे मार्केट में फिर से तेजी बन जाएगी, बट टाइमिंग कंजम्पशन साइकिल मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।